हमारे मध्य श्री राजेंद्र जी सिंघवी उद्योगपति हैं, कारखाना चलाते हैं, जीवन के अनुभव देखे हैं, ज्योतिष के माध्यम से जीवन के अनुभवों को कैसा देखा जाता है, अर्थात जीवन में क्या समस्या होती है, क्या समाधान ज्योतिष कर सकता है, कितना सटीक होता है आदि के बारे में जो भी उनकी शंकाएं होंगी वो प्रश्न पूछेंगे और हम उसका फ्री स्टाइल उत्तर देंगे। तो ये राजेंद्र जी। नमस्कार। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि ज्योतिष श्रद्धा का विषय है या विज्ञान है? चलो इसी से शुरू कर देते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, पाखंड है, अथवा ज्योतिष एक वैज्ञानिक शास्त्र है। अब जहां तक वैज्ञानिकता की बात आती है, जब तक कोई शास्त्र किसी सिद्धांत के आधार पर चलता है जिसके पीछे कार्य कारण बनता है, तर्क बनता है, तर्क के आधार पर हम उसका विवेचन करते हैं, तो उसको हम व्यवस्थित ज्ञान कहते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। ज्योतिष ज्ञान भी है और ज्योतिष कला भी है। इस पर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ज्योतिष विज्ञान कैसे है और ज्योतिष कला कैसे है। वस्तुतः ज्योतिष जो है आकाशीय पिंडों से जो ऊर्जाएं पृथ्वी पर आ रही हैं वो हमें समाहित होती हैं और हम तदनुसार क्रिया करते हैं और हमारी क्रिया के कारण हमारा देवत्व बढ़ता है। ये बात मैंने पहले बताई थी, उसको संक्षेप में मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए यहां से बोतलें आ रही है, ये ऊर्जाएं आ रही है। अब ऊर्जाओं का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है और जन्म के समय जब प्रभाव पड़ता है वो हम मानते हैं सर्वाधिक होता है। अब ये जो प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व का निर्माण इसके कारण होता है और हमारे व्यक्तित्व में हम हमारे लक्ष्य को पूर्ति करते हैं और हमारे अंदर का देवत्व बढ़ जाता है। मैं देवत्व का ग्राफ खींचता हूँ, ये देखिए, इस जन्म में से लेकर मैं योग बनाता हूँ, ये मेरा देवत्व हो जाता है, ये देवत्व है। और ये देवत्व मेरे पिछले जन्म के कर्मों के माध्यम से मेरा खड़ा होता है। यहां से बोछारें हो रही है, परंतु इन बोछारों का हम ये मानते हैं, क्या इसी समय एक गाय का बछड़ा पैदा होता है, एक मनुष्य का बालक पैदा होता है, एक परिवार में होता है, एक संस्कारी परिवार में होता है, एक बौद्धिक परिवार में होता है, एक राजा के घर होता है। अलग अलग घर में होने के कारण उसका प्रभाव कितना वो ले सकता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं उसको लेने की ताकत इस देवत्व से प्राप्त होती है, जिसको हम नवम भाव से ध्यान करते हैं। ये हमारा गर्भ स्थान है, ये हमारा प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध स्थान के अध्ययन के माध्यम से हम उसके देवत्व को ज्ञात करते हैं, उन ऊर्जाओं को ज्ञात करते हैं, इन ऊर्जाओं का इस पर जो प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव पड़ रहा है, सबका सब प्रभाव वो ले लेगा, यह आवश्यक नहीं है। हम जानते हैं हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सब व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु ये भिन्न भिन्नता जो है, हमारा जो शरीर है, शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर ये हमारा नक्षत्र मंडल है। इस नक्षत्र मंडल से जो ऊर्जाएं आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो प्रकाशीय हो, चाहे उष्मा हो, चाहे चैतन्य ऊर्जा हमारे सबसे महत्व की होती है, जो जीवन के लिए कार्य करती है, वो चैतन्य ऊर्जा होती है। ये चैतन्य ऊर्जा के कारण हम जीव हैं और ये देवत्व है। ये देवत्व ही हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म का फल होता है और इस कर्म के फल के माध्यम से हम हमारे जीवन में क्या घटित कर सकते हैं, क्या हमारी शक्तियां हैं, क्या हमारी प्रतिभाएं हैं और क्या हमारी क्षमताएं हैं, ये क्षमताओं का आधार हम इसके आधार पर नापते हैं। और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं हमारा ये देवत्व बढ़ता जाता है, अंततोगत्वा ये देवत्व इतना बड़ा हो जाता है कि हमको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार का सिद्धांत ज्योतिष का है, ये मैंने पहले भी बताया था, पर इनका प्रश्न के आधार पर मैंने बताया कि हम मानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। अब वो प्रभाव जो होता है, अब वो यहाँ दिखता है,
ये शरीर आपको लगता है क्रोध है तो क्रोध क्रोध दिखता है, उल्लास है तो उल्लास दिखता है, हंसता हुआ दिखता है तो हंसता हुआ दिखता है, गंभीर है तो गंभीर दिखता है, साहसी तो साहसी दिखता है। ये सब यहाँ प्रकट होता है इसके इस शरीर के, इसके तंतु होते हैं जिसको हम मन बोलते हैं। मन का मतलब रोम रोम हमारा मन है। ये रोम रोम में ये आपको तेजस्विता दिखती है, ये सारी तेजस्विता हमको ये ऊर्जा जो आ रही है सो प्राकृतिक रूप से ग्रहों के माध्यम से हमारे पास आती है। तो ग्रहों में जो ऊर्जा आती है वो चैतन्य ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ये बात मैंने पहले बताई थी। इस सिद्धांत के आधार पर हम ज्योतिष के विवेचनाओं को करते हैं। ये इस प्रकार से तो ये विज्ञान बनता है, परंतु क्योंकि विज्ञान में इसमें राशियां होती हैं 12, ग्रह होते हैं 9 और भाव होते हैं 12, इन सबका कॉम्बिनेशन मिला करके रिजल्ट निकालना ये कला है। एक विज्ञान होने के बावजूद भी ये एक कला है कि आप उसका एनालिसिस किस प्रकार करते हो, उसका विश्लेषण किस प्रकार करते हो, वहां कला है कि आपको पता है कि ये विधाएं इसके अंदर हैं, कितनी क्षमताएं वो ले सकता है, कितनी वो क्षमता लेने की ताकत रखता है और कौन सी प्रतिभाएं कहाँ केंद्र में हैं। ये केंद्र हैं, ये त्रिकोण हैं, त्रिकोण केंद्र के आधार पर हम इसका संतुलन करते हुए यह ज्ञात करते हैं यह जो उसका प्रभाव है वो कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये और अधिक कला है। परंतु क्या पड़ेगा ये पहली बात है। तो पहली बात हम ये मानते हैं कि यह वो विज्ञान है जिसमें हम नक्षत्रों के प्रभाव को मनुष्य के ऊपर पड़ते हुए देख सकते हैं और उन प्रभावों का आंकलन कर सकते हैं। आंकलन करने की यह विद्या है। ये विद्या इस प्रकार से विज्ञान भी है और ये कला भी है। अगला प्रश्न। अब जबकि यह एक सिद्ध हो गया है, यह विज्ञान है, तो क्या ये जो ऊर्जा आ रही है चैतन्य के रूप में, इसका कोई मापन हो सकता है कि ये कितनी मिल रही है और कितना असर कर रही है? ठीक, अच्छा प्रश्न है बहुत। क्योंकि जब कोई विज्ञान है तो विज्ञान का आंकलन का सही तरीका भी होना चाहिए और उसका एक निश्चित मापदंड होना चाहिए जिसके आधार पर हम उसे नाप सकें। तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं बचपन से ही ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ। ज्योतिष की विधाओं का सब प्रकार से मैंने अध्ययन किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अधिक उसमें मैंने आधुनिक रूप से मैंने हर रोज के ग्रहों की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी के आधार पर उनको आंकने का प्रयास किया है। उसके आधार पर पता लगता है कि कौन सा ग्रह कितना प्रभावी है, उसको मैंने प्रतिशतता में आंका है। तो अलग अलग सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये ग्रहों के जो प्रभाव हैं हमसे कितना दूरी पर हैं, उसके आधार पर कितना प्रभाव पड़ेगा और कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालता है। ये बात तो निश्चित है ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, परंतु वह आंकलन जो मैंने फिर बताया कि हमारा ये प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध के आधार पर हम ये आंकलन करते हैं इसमें क्षमता कितनी है लेने की। इस क्षमता के आधार पर इसका जो शरीर कितना सक्षम है, ये शरीर है ये कितना सक्षम है, मान लो प्रभाव आ गया, उसके कार्य करने की ताकत भी है कि नहीं। यदि कार्य करने की ताकत है तो ये हम पता लगाते हैं ये ऊर्जाएं इसमें आई हैं, ये ऊर्जाएं कार्य करने की क्षमता है, ये इसका मन है, इस मन के आधार पर हम पता लगाते हैं ये इसका पराक्रम है। हम पता लगाते हैं कि जो ऊर्जाएं इसके अंदर आई हैं वो इसमें कितना पराक्रम पैदा करती है, कितना मन का आत्मविश्वास पैदा कर रही है, कितना शारीरिक पौष्टिकता पैदा कर रही है। इसका आंकलन करना ये वास्तव में बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा मार्मिक बात है। इसका जो अध्ययन कर लेगा वो बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा और सटीक हो जाएगा। लेकिन यह निश्चित है कि हम इसका मापदंड कर सकते हैं। परंतु एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लोग बात सोचते हैं कि यह ऐसी विद्या है जो 100% एक्यूरेसी पे आती है। ये नहीं है, ये संभावनाओं की विद्या है, ये दृष्टि है, ये विजन है। हमको विजन है, ये बताता है कि आपके अंदर ये प्रतिभाएं हैं और ये आप कर सकते हो। कल ही मैं एक बच्ची की कुंडली देख रहा था, 16-17 साल की है। उसके पिताजी पूछ रहे हैं कि उसकी शादी का क्या होगा। और वो शादी का पूछ रहे थे तो मेरे मन में शंका हुई क्या बात है। तो मैंने सब ग्रहों का उसकी स्थितियों का देखा और आंकलन किया। आंकलन करने के बाद मुझे लगा कि इसका शुक्र बहुत प्रभावी है और शुक्र की दशा चल रही है
और अभी इस समय के ग्रह मैंने इस समय कल के वर्तमान के ग्रह निकाले तो मैंने देखा शुक्र प्रभावी है। उस समय की उसकी कुंडली बनाई तो मुझे लगा कि इसको विवाह की लालसा है। तो मैंने उसको बोला है कि अब इसकी पढ़ाई कराओ, इसका ध्यान पढ़ाई की ओर ध्यान लगाओ। ये आकर्षक लड़की है, ये सरल स्वभाव की है, इसलिए ध्यान रखना आवश्यक हमारा काम है कि यह कहीं स्खलित ना हो जाए, कहीं ये चरित्र भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं इसको बहका में ले जाकर के कोई बहका ना दे। ये बात उस बच्चे को भी समझना चाहिए, उसके माता पिता को भी समझना चाहिए। ये दृष्टिकोण हम ज्योतिष में दे पाते हैं। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि लड़की भाग जाएगी, ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से फैक्टर हैं और बहुत से फैक्टरों में से कौन सा फैक्टर काम कर रहा है ये बहुत महत्व की बात है। इसके अलावा एक बात और है, इसके अंदर एक लोकल एक्शन होता है। लोकल एक्शन का भी ध्यान बहुत जरूरी रखता है। लोकल एक्शन का मतलब हमारा आस पड़ोस परिवेश। हमारे पास में आग लग रही है तो हमारे सूर्य चंद्रमा के प्रभाव बाद में पड़ेंगे, पहले आग लग रही है उसका प्रभाव पहले पड़ेगा। ये प्रभाव टेम्पररी है, बंद हो जाएगी आग और वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। वो प्रभाव लंबे हैं, परंतु लंबे प्रभावों के साथ ये टेम्पररी प्रभाव जुड़ करके एक नया प्रभाव खड़ा करते हैं। ये आंकलन करना एक ज्योतिषी का काम है और वो ज्योतिषी का काम है। और दूसरा जिसको बताया जाता है उसका भी काम है कि उसके प्रभाव को वो समझे, उसकी प्रतिभाओं को वो समझे, उसकी क्षमताओं को वो समझे तथा उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे और जीवन की वृद्धि करे और जीवन का उपयोग करे, तो ही ये विज्ञान सिद्ध होगा। अन्यथा ये विज्ञान सिर्फ पाखंड बन के रह जाएगा। अब जबकि ये हो गया कि भाई ये ज्ञान है, तो एक छोटा सा सवाल मन में उठता है कि इसमें कितनी नवीनता आ रही है, कितने रिसर्च चल रहे हैं, या जो अभी इसमें जो भी आंकड़े चल रहे हैं ये बरसों पुराने हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर ये आपने कुछ नवीनता करी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी भी विज्ञान में अनुसंधान नहीं होता तो वो विज्ञान मर जाता है, मृतप्राय हो जाता है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ज्योतिष और वैद्य शास्त्र आज से 500, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष पुरानी पद्धतियों को लेकर चला आ रहा है। उसमें विकास करने की गुंजाइशों को लोगों ने पूर्ण विराम लगा दिया। लकीर के फकीर बनकर चले गए। ज्ञान विज्ञान कभी लकीर का फकीर नहीं हो सकता। उसके हर स्वर्ग का द्वार खुलने के बाद नया स्वर्ग के द्वार दिखते हैं। ये विज्ञान का तथ्य है। जब आप एक तथ्य प्राप्त कर लेते हो, उस तथ्य के आधार पर नए 10 तथ्य और खड़े हो जाते हैं जो प्रश्न के रूप में खड़े होते हैं। हर नया प्रश्न है, हर उत्तर नया प्रश्न खड़ा करता है। इस प्रकार से विज्ञान आगे से आगे बढ़ता है। जब मैंने इसका अध्ययन प्रारंभ किया तो मुझे कई लगा कि इसके कई आयाम गायब है। जिस प्रकार से ये कुंडली है तो कुंडली मात्र हम 2 आयाम, जबकि कुंडली 4 आयामी है और बहुआयामी है। हम सिर्फ 2 आयामी वापरते हैं। ये जो कुंडली दिख रही है इसको हम इलिप्टिक पृथ्वी के कक्ष के आधार पर नाप रहे हैं या भूमध्य तल के आधार पर नाप रहे हैं। ये भूमध्य तल पर प्रक्षेपण है उसका पृथ्वी के कक्ष का जो तल है उसका भूमध्य तल पर इसका प्रक्षेपण है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिखता। अब पूर्व पश्चिम हम देख रहे हैं, आकाश और पाताल हम देख रहे हैं, तो पूर्व पश्चिम में पूर्व में कितना उत्तर और कितना दक्षिण है ये हम इसमें नहीं देख पाते। हम इसके शर, उसको बोलते हैं शर, उस पर हमने काम नहीं किया। हमने इस पर काम नहीं किया कि इसके और जो दूसरे आयाम है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम तो यहाँ देख लिया ये पंचम भाव में ये बैठा है, सप्तम में ये बैठा है, इसका ये प्रभाव पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है, पंडितों ने लिखा है। अब पंडितों ने लिखा है वो कितना सत्य कितना झूठ है मैं आपको बताता हूँ। उच्च नीच और अस्त इस प्रकार की कई बातें हैं, पर मैंने जब अध्ययन किया तो उच्च की अवस्था में होते हुए भी वो ग्रह उतना प्रभाव नहीं डाल रहा है। ऐसे मैंने हजारों कुंडलियों में देख लिया, पता लगाया ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई अनुभव मेरे को आए और वो अनुभव के आधार पर मैंने ये दूरी के आधार पर जो काम किया है इसके आधार पर मैंने इस पर विवेचन किया है। यदि ग्रह की दूरी के आधार पर यदि उसका प्रभाव देखा जाएगा तो निश्चित रूप से वह डिस्टेंस के प्रोपोर्शनेट होगा और ये बहुत सटीक होगा और ये सटीक जाता भी है। इसी के आधार पर कोई प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछता है हम क्या करते हैं, 11:20 पे 11:20 पे कुंडली बना दी और प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब 2 व्यक्ति एक साथ 11:20 पे आ गए और दोनों का प्रश्न अलग है, दोनों व्यक्ति अलग है, तो उत्तर हमारा सही नहीं निकलेगा। तो मैंने इसकी भी नई विधा खड़ी की है।
उसकी जन्म की तारीख के आधार पर हर दिन का नया समय मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने खड़ा किया है, इस पर मैं विवेचन करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि प्रश्न कुंडली में हमको एक नई विधा लेनी चाहिए। उस विधा का मैं आपको धीरे धीरे करके समझाने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का विषय होता है, ये बहुत लंबा होता है, इसका विश्लेषण लंबा होता है। संक्षेप में आपको इतना ही कह सकता हूँ कि हमेशा गुंजाइश रहती है ऊपर से ऊपर जाने की। हमेशा अनुसंधान का द्वार कभी बंद नहीं होता, यदि वो विज्ञान है तो। यदि विज्ञान है तो अनुसंधान का द्वार बंद नहीं होता। ये सिंघवी जी का ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है और हर ज्योतिषी को इस पर यत्नपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए कि जो विधाएं हमारी बनाई गई है उसके पीछे कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या हैं, कितने हैं, कब हैं, कैसे होंगे, इन सब का विवेचन होगा, तभी जाके ये विधा सफल होगी। इतना ही कह के मैं आज इसको यहाँ पूर्ण विराम लगाना चाहूँगा। और प्रश्नों का उत्तर आगे मैं दूंगा। आज मैं इसको यही समाप्त करना मुझे समझता हूँ।